हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेंड्स रूल। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में क्या था कि वो शेप और ज्योमेट्री दोनों के बारे में बता रही थी हमारे मॉलिक्यूल्स के। दैट मीन्स उसमें क्या कहा गया था वेस्पर थ्योरी में कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों को काउंट करते हैं, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो सिर्फ हम बॉन्ड पेयर्स को ही काउंट करते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और उनकी स्ट्रक्चर बना के देखी थी। मीन्स ज्योमेट्री और शेप दोनों बना के हमने देखी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे मॉलिक्यूल में तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। ये इक्विटोरियल पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन क्या है, कौन से बॉन्ड में कितना एस कैरेक्टर है, कितना पी कैरेक्टर है, कितना बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो कहाँ पे कितना बॉन्ड एंगल होगा, किस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो ये सारी बातें हमारी वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो फेल हो गई थी। तो उसके बाद आया हमारा बेंट रूल। बेंट रूल बच्चों बहुत पुराना रूल नहीं है, ये 1926 में आया था, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने दिया था, ए बेंट। उसी के नाम पे इसे नाम दिया गया है बेंट्स रूल। अब इस रूल के अंदर हम बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मोस्टली इस रूल में हमारा टीबीपी ज्योमेट्री और पीबीपी ज्योमेट्री मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ अपना बेंट्स रूल। तो देखो, सबसे पहले बता दूं ये बेंट्स रूल है क्या। तो बेंट ने कहा था कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होगा, अब इसके पास एस कैरेक्टर भी होगा, पी कैरेक्टर भी होगा। तो ये क्या काम करता है कि जो अपना एस कैरेक्टर होता है वो तो ये दे देता है ऐसे एटम को जिसमें एस कैरेक्टर जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और अपना पी कैरेक्टर ऐसे एटम को दे देगा या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को देगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब पी कैरेक्टर किसे देगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बेंट के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनमें जो सेंट्रल एटम होगा वो अपना एक्स कैरेक्टर तो टूवर्ड्स करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, और जो पी कैरेक्टर होता है वो दे देता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। ठीक है, अब ये चीज जो मैंने अभी बोला है, ये रूल इसका ये कैसे वर्क करता है ये हम अब देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपनी टीबीपी ज्योमेट्री की। टीबीपी ज्योमेट्री के लिए बात करेंगे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब देखो बच्चों, टीबीपी ज्योमेट्री यानी कि ट्राइगोनल पिरामिडल। इस रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने शुरू में थोड़ी सी थ्योरी लिखवाई है, जो आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप अपने नोट्स में देख लेना। जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिल पाए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम टीबीपी की बात करेंगे। टीबीपी में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों? टीबीपी में होती है हमारी sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी? sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब इस हाइब्रिडाइजेशन को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। देखो, sp3d। ठीक है, अब अगर मैं सपोज कैसे होती है इसकी शेप, कैसी होती है टीबीपी शेप, देखो इस तरह से होता है। कोई सपोज ए सेंट्रल एटम है और उससे 5b एटम अटैच है, इस तरह से।
ये बनाते हैं ट्राइगोनल शेप, और 2 बी एटम होंगे हमारे पिरामिड की शेप में। ये होगी ट्राइगोनल शेप हो गई हमारी, और ये होगी हमारी बाई पिरामिड। ठीक है, अब ये सब बातें तो हम अपना वेस्पर में भी पढ़ के आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ के आए हैं। इसमें नया क्या है, नया क्या है, क्यों लेके आए हैं बेंट रूल को? तो देखो, बेंट रूल में हमारा बताया गया कि ये जो बी देख रहे हैं आप, जो ट्राइगोनल बना रहे हैं, इसे बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। सपोज एक प्लेन है इस तरह से, उसमें बीच में सेंटर में कोई एक मॉलिक्यूल है हमारा, वो सॉरी एक एटम है ए, उससे 3 ऐसे अटैच है, जैसे मैंने आपको एटॉमिक मॉडल की हेल्प से बताया था कि इस प्लेन में 3 बी एटम इस तरह से अटैच है, एक साइड 2 होंगे और एक साइड 1 होगा। ठीक है, अब ये जो एटम है इनके बीच एंगल होता है 120 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल होता है 120 डिग्री का। और ये जो बी है, ये जो आप पिरामिड की शेप में देख रहे हो, ये वाले, ये क्या बनाते हैं, इन तीनों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखो, ये वाले जो बॉन्ड जो प्लेनर में है, इन बॉन्ड्स को हम बोल देते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो ऊपर और नीचे की तरफ आप देख रहे हो, इन्हें बोल देते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, अब मैं इन बॉन्ड्स को याद कैसे रखती हूं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देती हूं। जैसे हमारी ये अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ एक एक्सिस होती है, एक एक्सिस नीचे की तरफ होती है। ठीक वैसे ही एक बॉन्ड हमारा ऊपर की तरफ है और एक बॉन्ड नीचे की तरफ है। ये जो पॉइंट्स होते हैं अर्थ के, इन्हें क्या बोल देते हैं हम, एक्सिस। एक्सिस बोल देते हैं। तो एक्सिस मीन्स एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ। 2 एक्सिस होती है ना, एक ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है। तो मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है अपना, जैसे अर्थ में एक एक्सिस ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है, वैसे ही जो हमारी टीबीपी या पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसमें जो बॉन्ड्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होते हैं, उन्हें हम एक्सियल बॉन्ड बोल देते हैं। कैसे, जैसे हमारी जो अर्थ होती है उसकी एक्सिस एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो जैसे इसे हम एक्सिस बोल देते हैं, ऐसे इन्हें एक्सियल बॉन्ड बोल देते हैं। और बाकी बची ये बॉन्ड, ये कहलाते हैं हमारे इक्विटोरियल। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं याद करना चाहते तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना लो, बट मुझे तो यही सही लगता है। ऐसे ना कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सा बॉन्ड एक्सियल है और कौन सा बॉन्ड इक्विटोरियल है, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई ट्रिक इन बॉन्ड्स को याद करने की। अब देखो, मैंने कहा है कि जो हमारा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें ये जो 3 देख रहे हो आप, ये बी जो टीबीपी सॉरी जो ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना रहे हैं, इसमें होते हैं हमारे जो यहाँ पे देखो sp3d। 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं इसमें, एक तो होते हैं हमारे sp2 ऑर्बिटल और एक होते हैं हमारे pd ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो sp2 ऑर्बिटल होते हैं, ये बनाते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। कौन से वाले, ये वाले। इन बॉन्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, ये वाले, ये 3। ठीक है, और कहाँ होते हैं, हैव इक्वेटोरियल पोजीशन। हैव इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब जो ये पीडी वाले होते हैं, ये होते हैं एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। अब इन्हें हम वो कैसे बोलेंगे, शेप कौन सी बना रहे हैं, देखो लीनियर बना रहे हैं ना, तो ये कौन सी शेप रखेंगे, लीनियर शेप। मैं यहां पे लिख देती हूँ लीनियर शेप। और दूसरा मैं क्या लिख सकती हूँ, हैव एक्सियल पोजीशन। ये मैं साइड में बनाना चाहिए था मुझे छोटा सा, हैव एक्सियल पोजीशन। दोबारा बनाते हैं इसे एक साइड में।
लीजिए ए, ये ऐसे 3 अटैच है यहाँ पे, बी प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये है हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और 2 बी एटम अटैच हैं एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन है, मैं अलग चौक से लिख देती हूँ, अलग कलर से, ए यानी के एक्सियल। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है इनके बीच में ये है 90 डिग्री, और ये जो प्लेनर में है इनके बीच एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, ओके। तो अब देखो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो पीडी ऑर्बिटल होते हैं वो लीनियर शेप के होते हैं, लीनियर शेप में होते हैं, और हैव एक्सियल पोजीशन, हैव एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। ओके, अब देखो बच्चों, अब मैं बात करती हूँ कि कौन से और हाइब्रिडाइजेशन में या कौन से ऑर्बिटल में कौन कौन सा एक्चुअल में ऑर्बिटल यूज किया गया है। तो जो sp2 है वहां पे एक तो हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक है, एक हमारा px ऑर्बिटल है, एक py ऑर्बिटल है। ठीक है, और जो pd होते हैं, जो pd ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक pz ऑर्बिटल होता है और एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है, जो हमारे IIT जी मेंस और जैम वगैरह में कई बार पूछा गया है, नीट में कई बार पूछा गया है कि यहाँ तक तो ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, चलो हमने एक s ऑर्बिटल यूज कर लिया, एक px py यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे बाकी बचा इन दो, जब x और y यहाँ पे यूज हो गए, z हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन हमने dz ऑर्बिटल ही क्यों यूज किया है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल यूज किया जाता है, तो आंसर इज dz स्क्वायर ऑर्बिटल। अब ये हमने dz ही क्यों यूज किया है भाई, हमारे जो अगर d ऑर्बिटल मैं देखूं तो कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx और dz वो x स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ z वाला ही क्यों यूज किया है, अदर क्यों नहीं यूज किए, बाकी 4 भी तो हम यूज कर सकते थे। तो देखो बच्चे, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है बच्चों कि एक्सिस देखते हैं हम सबसे पहले। हमारी 3 एक्सिस होती हैं, x, y एंड z एक्सिस, ठीक है, ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस और ये होती है हमारी z एक्सिस। जो y एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टली होती है और जो x एक्सिस होती है ये होती है वर्टिकली, ठीक है। अब ये जो z एक्सिस होती है ये होती है अबव द प्लेन, मतलब हमने साइड में बनाई तो है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या हो रही है, सामने की तरफ को आ रही है। देखो कुछ इस टाइप से होता है, देखो इस तरह से होती है ये एक्सिस। सपोज ये हमारी y एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टली है, और ये हमारी x एक्सिस है जो वर्टिकली है, और ये z एक्सिस है जो आपकी तरफ को आ रही है, सामने की तरफ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो ये जो x और y है ये तो प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन में नहीं होता। आप ऐसे भी देखो, अगर ड्रॉ भी करते हो आप इसे, तो y तो प्लेन में है, बोर्ड पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, x भी प्लेन में है, लेकिन z जो है सामने की तरफ को आ रहा है, मतलब इनके अपोजिट होता है, बिल्कुल प्लेन में नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं अपने dxy की, अगर मैं dxy ऑर्बिटल की बात करूं तो x तो प्लेन में होता है, y भी प्लेन में होता है, तो ये वाला ऑर्बिटल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं बात करूं dyz, तो इसमें z तो है लेकिन y तो प्लेन में होगा, तो ये भी नहीं यूज होगा। ऐसे ही xz वाले का, इसमें x है जो प्लेन में होता है, तो ये भी नहीं यूज होगा।
इसके अलावा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला, तो उसमें भी जेड नहीं है। तो हमें कोई ऐसा ऑर्बिटल चाहिए जिसमें 100% जेड का कैरेक्टर हो, मतलब जेड एक्सिस हो। तो वो कौन सा होता है हमारा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे भी कौन सा, अगर P की बात करी जाए तो हमने पी जेड ऑर्बिटल यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्बिटल चाहिए जो बिल्कुल भी प्लेन में ना हो। तो Z कौन सा होता है, Z एक्सिस कौन सी होती है, जो प्लेन में नहीं होती। तो ये रीजन है इसका डी जेड स्क्वायर और पी जेड ऑर्बिटल यूज करने का। या अगर आपसे कहा जाए कि जो बाई पिरामिडल शेप बनाते हैं ऑर्बिटल, जो एटम बाई पिरामिडल शेप बनाते हैं, वहां पे कौन सा ऑर्बिटल यूज किया जाता है, तो आप लिख सकते हो पी जेड और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। इतना हो गया। अब निकालते हैं हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो देखो बच्चों, ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे एस मैक्स होता है, मतलब एस कैरेक्टर मैक्सिमम होता है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड आप देख रहे हो यहाँ पे एस कैरेक्टर मिनिमम होता है। ये मैंने कैसे कहा, देखो ये कैसे बोल दिया मैंने। अभी देखो जो ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है, इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है आपकी, sp2, और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस वजह से इन बॉन्ड्स में क्या हो गया, s मैक्सिमम हो गया। लेकिन ये जो एक्सियल बॉन्ड है, इनमें देखो बच्चों s कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, p और d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, s मिनिमम हो गया, मतलब s कैरेक्टर मिनिमम हो गया। ओके, अगर मैं p कैरेक्टर की बात करूं, अगर यहाँ पे s कैरेक्टर मैक्सिमम है तो p कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मिनिमम। और यहाँ पे देखो एक्सियल वाले में अगर s कैरेक्टर मिनिमम है तो p कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ एंगल दिया हुआ है कि ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनमें 120 डिग्री का एंगल होता है, पर कितनी परसेंटेज होती है एस कैरेक्टर की वो हमें नहीं पता है, ना ही हमें पी कैरेक्टर की परसेंटेज पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी निकालने के लिए आ सकता है। तो देखो वो कैसे निकालते हैं एंगल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑर्बिटल के बीच एंगल दिया हुआ हो तो आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर कैसे निकालोगे। देखो फॉर्मूला होता है सबसे पहले परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के लिए। देखो वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। ये होता है परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला। और अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालना हो, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा s अपॉन s माइनस 1। ये होता है हमारा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो इसकी हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ s, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन, या इफ एंगल इज 120 डिग्री, या आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन इक्विटोरियल पोजीशन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आप देख लो, वहां से आपको एंगल खुद से देखना पड़ेगा। तो देखो रखते हैं अपना फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, ठीक है। अब थीटा की क्या वैल्यू है, 120, तो cos 120 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, ठीक है। cos 120 की वैल्यू होती है बच्चों हाफ, माइनस हाफ इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। इसे मैं हाफ को 0.5 भी लिख सकती हूँ, तो माइनस 0.5 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1।
इसे s-1 को इधर लेके जाओ तो माइनस 0.5 इंटू s-1 इज इक्वल टू s। इस 0.5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस 0.5 s। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 0.5 के आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0.5 ही आ जाएगा इज इक्वल टू s। अब देखो यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, तो हम s वालों को एक साइड कर लेते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, ये इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5s प्लस s। ठीक है, अब ये जो s है इसे हम 1 मान सकते हैं, तो 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5s। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ये s की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं इसे इधर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया और ये आगे हमारी वैल्यू यहाँ पे 0.33। ठीक है, या एक बार और कर लो 0.33। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकालते हैं, मैं इसे इधर लिखती हूँ 0.333। ठीक है, अब निकालते हैं हम परसेंटेज ऑफ s। तो निकालिए 0.333 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, यहां से आप जब इसे सॉल्व करोगे या आप इसे ऐसे रखो, चलो जैसे भी तुम लोगों को सॉल्व करना है कर लेना, आंसर आ जाएगा 33.3%। तो आंसर आपका आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकल के आ जाएगी 33.3%। दैट मीन्स ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, जिन्होंने ट्राइगोनल ज्योमेट्री शेप बनाई हुई है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये वाली शेप। ठीक है, इसमें जो ये बॉन्ड है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आ गया 33.3%। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारी एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33.3%। ओके, ऐसे ही। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना होगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना होगा, फिर से लिखो परसेंटेज ऑफ एस एट एक्सियल पोजीशन cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s-1। ठीक है, तो इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो cos 90 इज इक्वल टू s अपॉन s-1। cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो s अपॉन s-1 इज इक्वल टू 0। जब s-1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां से डायरेक्ट निकाल लो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। तो आप कह सकते हो ये जो एक्सियल पोजीशन है ना, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कितना होगा 0%, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s होगा 0%। वही मैंने बताया, यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल है pd ऑर्बिटल है, और pd ऑर्बिटल में s तो कैरेक्टर होता ही नहीं है, 0% कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो, आप कोई भी एंगल ले लो, वहां से परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर और p कैरेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इतना हो गया, ठीक है। इसी के बिहाफ पे आप जो हमारे डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं उनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकाल सकते हो। जैसे ट्रिपल बॉन्ड,
मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, उधर तक नहीं जाएगा फिर। देखो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या उनमें सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे हाई होती है। जो लोन पेयर होते हैं उसमें कम होता है, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उसमें और भी कम, और जो सिंगल वाले बॉन्ड वाले होते हैं उनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे कम होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं इनमें एस कैरेक्टर होता है आपका 33 जो एस पी होता है ना हाइब्रिडाइजेशन। चलो सबसे पहले हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कौन सी होती है। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल होते हैं हमारे, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी, इनमें होती है डबल बॉन्ड वालों में sp2 और सिंगल बॉन्ड वालों में होती है sp3। तो इसके बिहाफ पे भी परसेंटेज ऑफ एस की हम निकाल सकते हैं, मतलब एस और पी की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे sp है तो हमारी जो परसेंटेज होगी एस की वो होगी 50%, मतलब एस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर होगा। sp2 में देखा जाए तो यहाँ पे होता है 33.3% और sp3 में होता है 25%। आई होप ये चीजें तो आपसे आती होंगी। ऐसे p कैरेक्टर निकाल के देख लेना, यहाँ पे p कैरेक्टर भी 50% होगा, यहाँ पे 66.6% और sp3 में होता है 75%। देख पा रहे हो 75%। ये होगी हमारी p कैरेक्टर की बात, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर की बात। अब मैंने लोन पेयर के बारे में नहीं बताया आप लोगों को, तो बच्चे लोन पेयर का जो डिपेंड करता है कि कितना एस कैरेक्टर है पी कैरेक्टर है, वो डिपेंड करता है कि लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल का है। अगर एस ऑर्बिटल का लोन पेयर है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और अगर पी ऑर्बिटल का लोन पेयर है तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, ये चीजें ना नोट कर लेना, कहीं बॉक्स बना के लिख लेना। ठीक है, हम फिर से वापस आते हैं अपनी टीडीपी ज्योमेट्री पे ही वापस आते हैं। मोस्ट कॉमन सा एक एग्जांपल है हमारा PCl5। PCl5 इस तरह से, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, सेम करते हैं। तो बच्चों अब मैं इतनी देर से आप लोगों को इतनी सारी बातें पढ़ा रही हूँ, उसका यूज क्या है। तो देखो बच्चों, कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि ये जो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो एटम अटैच हैं उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, मतलब ये वाले बॉन्ड तो छोटे होंगे लेकिन ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो ये जो बॉन्ड होते हैं हमारे, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, और जो हमारा एस कैरेक्टर होता है, जो एस कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ठीक है, जो एस कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। ऐसे तो जैसे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें या sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, वहां पे एंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री, और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वहां पे एंगल होता है 120 डिग्री। इसी तरह से जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पे एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो देख रहे हो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है वैसे वैसे एंगल भी कम होता जा रहा है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अब बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, देखो सपोज ये है हमारा एस ऑर्बिटल
जो सर्कल होता है ये इसका न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल है, ठीक है। ये देखो इनके बीच का डिस्टेंस, अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं तो ये बहुत कम होता है, मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। उसके अलावा अगर पी ऑर्बिटल की बात करी जाए तो देखो पी ऑर्बिटल होता है हमारा डंबल शेप का, तो ये न्यूक्लियस और ये यहाँ पे वैलेंस शेल, इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहला रीजन तो इसका ये है क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है और एस ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसीलिए इन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, छोटे हैं ये बॉन्ड। यहां मैं लिख देती हूँ शॉर्टर, और ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं, लॉन्गर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है, और यहाँ पे एस कैरेक्टर 0 होता है, पी कैरेक्टर ज्यादा होता है इसलिए बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई है, ठीक है। एक रीजन तो ये है। अच्छा, एस कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ज्यादा है। यहाँ पे एस कैरेक्टर इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे एंगल कम है। एक रीजन तो ये हो गया बच्चों बॉन्ड लेंथ का। दूसरा रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे एंगल ज्यादा है, 120 का एंगल है यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री का। तो जब 120 डिग्री का एंगल मिला है, जो हमारे एटम्स है वो आराम से खूब दूर दूर रह रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ में भी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री, जो कि 120 डिग्री से बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि इतने ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, थोड़े से बॉन्ड लंबे हो जाते हैं, जिससे ये आसानी से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके स्टेबल भी हो जाते हैं और भीड़ भाड़ भी इन्हें महसूस नहीं होती। अगर इस तरह से ये शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती इनकी तो क्या होता है उस कंडीशन में, तो ये थोड़ा घुटन महसूस करते हैं या स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है यहाँ पे, तो उसे मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड थोड़ा लंबे हो जाते हैं। तो एक तो रीजन हो गया इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का एंगल का, और दूसरा होता है यहाँ पे पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं इसलिए, या आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होती है, ठीक है। ये वाली कहानी थी। चलो ये तो बात हो गई हमारी PCl5 की, कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो छोटे होते हैं, सॉरी जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं वो छोटे होते हैं और एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं। अगर इनके अलावा आपसे ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करूं मैं जिनमें सराउंडिंग एटम अलग अलग हो, मतलब अभी तो सराउंडिंग एटम सेम थे, ये कहानी तो उनके लिए थी, लेकिन अगर डिफरेंट हो, सपोज PCl3F2 हो तो क्या होगा, तो देखो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो मैं बात कर रही हूँ PCl3F2 के, ठीक है। मैं आपको इसकी 3 स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, आपको उनकी स्टेबिलिटी बतानी है और बताना है कौन सा जो स्ट्रक्चर होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी या कौन सी सुटेबल स्ट्रक्चर होगी। तो देखो एक कंडीशन तो ये है तीनों क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे हो और फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे हो, ठीक है। इसे बोल देते हैं हम A। कंडीशन B क्या हो सकती है, कोई एक फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे हो और एक फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे हो, ठीक है। इसे बोल देते हैं B। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, यहीं पे बना देती हूँ। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, अब दोनों ही फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे हो, दोनों ही फ्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे हो,
सी, ये है हमारा थर्ड पॉइंट सी। तो बताओ इन तीनों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? स्टेबिलिटी बतानी है। स्टेबिलिटी बतानी है। मैं कहती हूं कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन बी एंड देन सी। जो ए है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखो जो फ्लोरीन है वो ज्यादा, उसकी अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो पी कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, और पी कैरेक्टर कहां पर ज्यादा पाया जाता है? इस एक्सियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे पी मैक्सिमम होगा। अगर पी मैक्सिमम होगा तो एस मिनिमम होगा। तो उस कंडीशन में क्या है, ये हमारे बेंट रूल को फॉलो कर रहा है। जब यहाँ पे एस मिनिमम होगा तो यहाँ पे एस मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारे बेंट रूल को फॉलो कर रहा है। हमारे बेंट रूल में क्या कहा गया है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे या जिनका पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वो कहाँ आते हैं? एक्सियल पोजीशन पे आते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो जिनका एस कैरेक्टर मिनिमम होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा, वो आते हैं एक्सियल पे, और जिनमें एस कैरेक्टर मैक्सिमम होगा वो आते हैं इक्वेटोरियल पे। तो वही हमने रखा है यहाँ पे, तो इसलिए ये ए हो गया हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बात आती है यहाँ पे, अगर बी वाले में देखो तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे है, तो ये भी स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। लेकिन जो सी वाला है उसमें एक भी फ्लोरीन एटम एक्सियल पोजीशन पे नहीं है, और इसमें तो एस कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए था क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लाई करेगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, ये रीजन हो गया। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना कुछ और। हाँ, इसी के साथ साथ जब आप रिएक्शन देखते हो, एक रिएक्शन देखते हैं, अगर मैं PCl3F2 को हीट कर देती हूं तो वहां से हमारा एक तो निकलेगा PCl3 प्लस F2। F2 ही क्यों निकला है यहाँ पे, क्लोरीन क्यों नहीं निकला? तो उसका रीजन यही है बच्चों, क्योंकि जो F होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होता है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए क्या करता है ये आसानी से निकल जाता है। क्योंकि S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जितना ज्यादा किसी बॉन्ड में जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ तो एस तो मिनिमम है तो स्टेबिलिटी भी मिनिमम होगी, इसीलिए फ्लोरीन एटम आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेंटागोनल ज्योमेट्री की, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, इसे बोल देते हैं PBP ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे उसे TBP बोल देते हैं ऐसे से PBP ज्योमेट्री बोल देते हैं। अब बच्चों ये जो ज्योमेट्री होती है ये बिल्कुल अपोजिट होती है TBP के, मतलब वहां पे क्या होता है एक्सियल बॉन्ड लंबे थे, इक्वेटोरियल छोटे थे, लेकिन यहाँ पे एकदम कहानी
उल्टी हो जाएगी, एस कैरेक्टर भी एकदम अपोजिट हो जाएगा। जैसे वहां पे इक्विटोरियल पोजीशन पे एक्स कैरेक्टर मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है, अभी देखो। सपोज हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं IF7, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d3, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक आयोडीन एटम, उनसे 5 फ्लोरीन एटम ऐसे अटैच होते हैं, प्लेन में। 5 फ्लोरीन एटम तो होंगे प्लेन में, ऐसे पेंटागन्स बनाएंगे, और 2 फ्लोरीन एटम होते हैं एक्सियल पोजीशन पे। ये होगी हमारी इक्विटोरियल पोजीशन और ये होगी हमारी एक्सियल पोजीशन। ठीक है, मैंने कहा है जो पीबीपी ज्योमेट्री होती है उसमें जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रीजन क्या है बच्चों, रीजन वही है, सेम ही पहले की तरह ही। अब ये जो 5, सपोज ये जो 5 फ्लोरीन है ये प्लेन में है, ऐसे बीच में एक एटम है, आयोडीन है, ऐसे 5 फ्लोरीन अटैच हैं। ठीक है, 5 फ्लोरीन अटैच है, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ, ऐसे एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ है। आप देखिए ये जो फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, ये जो प्लेन में 5 फ्लोरीन है, इनके साथ कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। और ये जो ऐसे नीचे वाला जो होगा ये वाला भी 90 डिग्री के एंगल पे होगा। और जो ये प्लेन में है ये आपस में बना रहे हैं 72 डिग्री का एंगल, 72 डिग्री का एंगल। आप इसे इस तरफ दिखा दो, ऐसे बहुत कम छोटा सा दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, ओके, और ये 72 डिग्री। पहले वाली कंडीशन क्या थी, ध्यान दो बच्चों, पहली कंडीशन कुछ इस तरह की थी, ये वाला जो एंगल था ये 90 का था पहले की तरह ही, लेकिन ये वाला जो एंगल था ये 120 का था। जो इक्विटोरियल्स के बीच में जो एंगल था वो 120 का था, इस बार 72 का है, जो 90 से कम है। पहले क्या था, 120 था जो 90 से ज्यादा था, तो इस बार एंगल कम हो गया है। एंगल कम हो गया है तो एस कैरेक्टर भी कम हो गया है, क्योंकि हमारा जो एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के, या आप ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखो, क्योंकि एंगल कम तो एस इज मिनिमम, एस इज मिनिमम। यहां पे आपका क्या आ रहा है, एंगल ज्यादा तो एस इज मैक्सिमम, एस इज मैक्सिमम। ठीक है, और क्योंकि एस कैरेक्टर मैक्सिमम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो इस बार ये एक्सियल बॉन्ड हो जाएंगे छोटे हमारे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वगैरह जो आपको निकालना है तो वो एंगल की हेल्प से आप निकाल सकते हो। 90 वाले में तो यहाँ पे 90 वाले में तो 0 ही हो जाएगा, और 72 वाले में अपना निकाल के देख लेना। ओके, ठीक है, तो ये होगी हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपने। हाँ, एक एग्जाम्पल है, उसकी मैं आप लोगों को 3 स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, आपको बताना है उसमें से कौन सी स्ट्रक्चर सही है या कौन सी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो,
एग्जाम्पल ले लेते हैं IF5Cl2, IF5Cl2। तो देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे जाएगा, ठीक है। देखो एक आयोडीन 5 फ्लोरीन एटम, जो ये वाली शेप है ये आपके नोट्स में थोड़ा अच्छी से नहीं बनी हुई है, तो आप लोग इसे खुद से करेक्ट कर लेना। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं हम, एक क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे और एक इक्विटोरियल पोजीशन पे, बाकी ऐसे फ्लोरीन अपना, ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, सी बनाते हैं आयोडीन, एक फ्लोरीन ऐसे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। इस बार दोनों ही क्लोरीन क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे, दोनों ही क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों हमें इसमें बतानी है स्टेबिलिटी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो फिर से वही मैंने कहा A इज मोस्ट स्टेबल, B इज लेस स्टेबल एंड C इज मोस्ट वीकेस्ट या अनस्टेबल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब ऐसा क्यों आया है, पहले हमने क्या रखा था, पहले फ्लोरीन को रख रहे थे हम यहाँ पे, लेकिन इस बार एंगल की वजह से कहानी चेंज हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया आपका S मैक्सिमम हो गया है, इस बार S मैक्सिमम हो गया है। तो S मैक्सिमम है और क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इस फ्लोरीन से कम होती है, तो फ्लोरीन से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो S कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये क्या काम करेगा, अपना एक्सियल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मतलब इस वाली पोजीशन पे हमें कौन से एटम लेके आने हैं अपने, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। टीबीपी वाले में हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके आ रहे थे, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले लेके आने हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है, एस कैरेक्टर मैक्सिमम है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। और बी वाले में क्या है, सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम है एक्सियल पोजीशन पे, तो ये कुछ स्टेबल होगा, लेकिन सी वाले में क्या है, दोनों ही इक्विटोरियल पे चले गए हैं, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहां से आप लोग बच्चों एक नोट लिखो, कि जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, सॉरी पर ये टीबीपी और इसके लिए अलग अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखवाते। हाँ, कोई भी ज्योमेट्री हो उसके लिए एक नोट लिखो आप कि जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा ही इक्विटोरियल पोजीशन पे लाई करते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पे लाई करते हैं, ये कौन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई है बच्चों, और जो उस टेबल में क्या है कि आपके पास ऐसे कंपाउंड है जिनमें लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर्स भी है। ऐसे ऐसे आपके नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रखे जो आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं। तो देखो उनमें हम अब लोन पेयर की पोजीशन को बताते हैं कि लोन पेयर कौन सी पोजीशन पर होगा, जिसकी वजह से क्या ज्योमेट्री आ रही होगी और क्या शेप बन रही होगी। देखो
बिल्कुल ही गंदा हो गया ये तो। देखो सबसे पहले ले लो AB4 लोन पेयर टाइप स्पीसीज है। यहाँ पे कुछ स्पीसीज ले रही हूं मैं जिनमें क्या है कि लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर्स भी होंगे, तो उनकी ज्योमेट्री और शेप बतानी है और बताना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स कौन सी पोजीशन पर लाई करेंगे। टाइप स्पीसीज ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका AB4 TBP ज्योमेट्री SF4। यहाँ पे मैं वो एग्जाम्पल करवाऊंगी आप लोगों को जो अब तक मैंने नहीं करवाए हैं। जो इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो आज एग्जाम्पल करवाऊंगी, उनके अलावा और जितने भी एग्जाम्पल है वो मैं पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इसे ही देखो आप। सबसे पहले जो सल्फर होता है उसमें जो SF4 होता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं वो बाय ट्रिक और बाय मेथड मैंने आपको दोनों निकालने सिखा रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ लोन पेयर देखो यहाँ पे कितने होंगे। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स कैसे काउंट करने हैं वो सारी भी चीजें मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, अभी मैं बस डायरेक्ट करवा रही हूँ आप लोगों को। लोन पेयर होता है यहाँ पे 1 और बॉन्ड पेयर्स होते हैं यहाँ पे 4। बॉन्ड पेयर्स तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हो और लोन पेयर इसके जेड की वैल्यू निकाल के आप वहां से पता लगा सकते हो। ओके ठीक है, अब देखो इसकी शेप की बात करते हैं हम। अगर किसी ने मेरी वेस्पर थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो उन बच्चों को तो नहीं समझ में आने वाला अब यहाँ से आगे का। ठीक है, तो अगर यहाँ से आगे का समझना है तो पहले वेस्पर को देखो उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, तो देखो इस तरह की शेप होती है कुछ। 4 क्लोरीन एटम इस तरह से अटैच होते हैं। हाँ ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे लोन पेयर। मैंने कहा ना अभी अभी नोट्स लिखवाया आपको कि जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा ही इक्विटोरियल पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं, तो ये हमेशा इक्विटोरियल पे रहेंगे और बाकी सारी चीजें आप एक्सियल पे आप जैसे लगाना वो जैसे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है जो लोन पेयर होंगे वो हमेशा ही इक्विटोरियल पोजीशन पर होंगे, क्योंकि लोन पेयर जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देते हैं, इसीलिए ये बॉन्ड मैंने थोड़ा झुके हुए दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो कौन सी ज्योमेट्री है ये TBP। और अगर मैं स्ट्रक्चर या शेप की बात करूं तो शेप कौन सी बन रही है बच्चों। शेप में हम क्या करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते, लोन पेयर को नहीं देखते, तो इतना पार्ट देखो कौन सी शेप बन रही है, सी शॉ शेप बन रही है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे SeCl2 TeX4। कौन से हैं हमारे बी में ले लो SeCl4 और सी है हमारा TeX4। X मतलब कोई भी हेलोजन। ठीक है, ये आप लोगों को बच्चों खुद से करने हैं, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट में बताओगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको खुद से करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अगली स्पीसीज देखते हैं हम। अगली स्पीसीज है हमारी AB5 लोन पेयर टाइप स्पीसीज। तो ठीक है, इसका पहला एग्जांपल देखो बच्चों IF5। ठीक है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, आप लोगों से सबसे निकालनी आती है, खुद से निकाल सकते हो। बॉन्ड पेयर होते हैं यहाँ पे 5
और लोन पेयर होता है 1, लोन पेयर होता है 1। तो शेप देखो, जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो एक आयोडीन ऐसे, 4 फ्लोरीन इस तरह से अटैच होते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर की साइड और एक लोन पेयर नीचे की तरफ। यहाँ पे आप लोन पेयर कहीं पे भी रख सकते हो, क्योंकि एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, सब जगह सेम है, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो अपना लोन पेयर। अगर आपको यहाँ नहीं रखना तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ इक्विटोरियल। वैसे तो जो हमारी ऑक्टाहेड्रल जो स्पीशीज होती है उनमें इक्विटोरियल और एक्सियल का कोई चक्कर होता ही नहीं है, लेकिन चलो ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो कुछ इस टाइप से बनेगी। कौन सी ज्योमेट्री है ये, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और अगर शेप की बात करूं तो शेप में कह रही हूं यहाँ पे है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। अब सपोज इस लोन पेयर को छुपा लो तो इस तरह से शेप देखो किस तरह की दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी ना। एक आयोडीन 4 फ्लोरीन एटम और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ये सब। देखो दिखाई दे रही है ना, ये चारों फ्लोरीन मिलके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये पिरामिड की फॉर्म में अटैच है इन चारों से। तो ये कौन सी शेप होगी हमारी, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं आपके। बी, एक तो है ClF5, BrF5 और SbF5 पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। ओके, SbF5 ये आपका है होमवर्क, ये आपको खुद से करना है। अब मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिए हैं कि अब आप खुद से शेप और ज्योमेट्री निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं स्पीसीज का, AB6 लोन पेयर टाइप की स्पीसीज देखते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल IF6 नेगेटिव या XEF6 ले लो आप। वैसे तो ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, चलो इसे उठा लेते हैं अपना। IF6 नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर 6, सॉरी एक सेकेंड, बॉन्ड पेयर होंगे यहाँ पे 6 और लोन पेयर होंगे 1, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री देखो आप, एक आयोडीन इस तरह से 6 फ्लोरीन ऐसे अटैच होते हैं इस टाइप से, ठीक है। या ऐसे देख लो आप, कौन सी शेप बन रही है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और पेंटागोनल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो
तो लोन पेयर कहाँ आना पसंद करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो देखो इस तरह की शेप होती है। तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री हो जाएगी यहाँ पे PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप होती है बच्चों यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय। कैसे, देखो अगर मैं इन फ्लोरीन को ऐसे लिखूं थोड़ा सा इधर को, तो ये आपस में इसे नेगलेक्ट करते हैं। जब हम शेप बनाते हैं तो शेप में हम लोन पेयर को नेगलेक्ट कर देते हैं, इस तरह से मान लो। तो देखो इन्हें कनेक्ट करो एक दूसरे के साथ, बन रही है ना ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है ना। बट क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है और लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स पेयर को थोड़ा सा रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से ये जो ज्योमेट्री होती है ये थोड़ी चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसीलिए शेप को बोल देते हैं हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को IF7 खुद से करना है या XEF6 खुद से करना है, XEF6 ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट देखो, AB2 लोन पेयर 2, इस टाइप की कोई स्पीसीज है जिसमें बॉन्ड पेयर भी 2 है और लोन पेयर भी 2 है। तो देखो इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे H2O और H2S, इसके अलावा H2SE, ये आप लोगों को खुद से करनी है, ठीक है। जो H2S होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, लेकिन ज्योमेट्री और शेप आप इसकी आराम से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ये ड्रैगोज रूल को फॉलो करता है, ड्रैगोज कंपाउंड बोल देते हैं इस टाइप के कंपाउंड को हम। और H2SE ये भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो नहीं करता है, लेकिन आप शेप और ज्योमेट्री बनाओ तो वो बिल्कुल H2O के जैसी ही होती है, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं हम अपना, एक और एग्जांपल है इसमें SeCl2, ठीक है, और SCl2, ये भी बिल्कुल वाटर के जैसे ही होते हैं। इनकी शेप और ज्योमेट्री भी आप इजीली बना सकते हो, वही होगी अपनी शेप होगी इनमें बैंड शेप और ज्योमेट्री होगी हमारी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसके अलावा NH2 पॉजिटिव और ICl2 पॉजिटिव, ये भी बिल्कुल वाटर के जैसे होंगे, इनकी शेप क्या होगी, बैंड शेप होगी और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो ये सारे आप लोगों को खुद से करने हैं। अगर मैं आयोडीन की बात करूं, चलो इसकी ज्योमेट्री अगर मैं बताऊं तो कुछ इस टाइप की होती है, इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल का कोई चक्कर नहीं होता, सभी बॉन्ड एक जैसे होते हैं, ठीक है, इस तरह की। तो ये बैंड शेप हो गई, 104 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये लोन पेयर हो जाएंगे 2। शेप कौन सी हो जाएगी, बैंड शेप, और ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, एंगल होगा 104 का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा AB3 और लोन पेयर 2। AB3 और उसमें क्या होंगे हमारे 2 होंगे लोन पेयर्स। एग्जाम्पल देखो ClF3, ClF3 3 2 5, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, ओके, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर्स 3,
ये आपको टाइप नहीं दिया जाएगा, स्पीसीज का टाइप नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, आप लोगों को खुद से निकालने होंगे ये हाइब्रिडाइजेशन देख के या जेड की वैल्यू निकाल के। पहले जेड की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, और तब निकलेंगे आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, कभी देखो कि मैडम तो ऐसे निकाल रही तो हमारा भी ऐसे निकल जाएगा, नहीं। ठीक है, अब इसका हाँ शेप देखते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि हमारे जो लोन पेयर है वो कहाँ आना चाहेंगे, जब sp3 है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप कौन सी हो जाएगी, tbp, सॉरी ज्योमेट्री हो जाएगी tbp, और tbp में एक्सियल और इक्विटोरियल होते ही हैं। तो अब लोन पेयर कहाँ पे होंगे, इस तरह से इक्विटोरियल पोजीशन पे आएंगे, और 3 फ्लोरीन इस तरह से। तो ज्योमेट्री तो हो जाएगी tbp, और शेप हो जाएगी इसकी टी शेप्ड। कैसे, इसे छुपा दो, इन लोन पेयर्स को छुपा दो, तो देखो टी के जैसे शेप दिखाई दे रही है ना, ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें भी मैंने कुछ एग्जांपल और दिए हैं, जैसे BrF3 और ICl3, IF3, ये आप लोगों को खुद से करने हैं होमवर्क। तो देखो आज मैंने कितना सारा काम दे दिया है आप लोगों को। अब लास्ट टाइप चलता है हमारा AB2LP3, ऐसी स्पीसीज जिनमें बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 3 हो। फिर वही 3 to 5 यानी कि sp3d वाली हाइब्रिडाइजेशन ही चलेगी यहाँ पे भी। तो इसका एग्जांपल ले लो, I3 नेगेटिव या Br3 नेगेटिव, F3 नेगेटिव, ये सब एग्जांपल इसी के ही हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है इनमें, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, लोन पेयर होंगे यहाँ पे 3 और बॉन्ड पेयर होंगे 2। तो देखो शेप कुछ ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की होती है। सपोज ये आयोडीन, एक आयोडीन ऊपर की तरफ और एक आयोडीन नीचे की तरफ, जैसे पहले ही बता रखा है मैंने। लोन पेयर कहाँ होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पर, ऐसे 3 लोन पेयर होंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और क्योंकि आयोडीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो जिसकी वजह से क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर शेप देखो तो शेप हो जाएगी इसकी लीनियर, ये वाली शेप। और अगर ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो ज्योमेट्री हो जाएगी या इसकी TBP, क्योंकि बैंड रूल में आपका TBP और PBP पे ही ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि वहीं पे इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसके साथ बच्चों आज आपका बैंड रूल खत्म हो जाता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और दे रखे हैं मैंने, जो आप लोगों को खुद से करने हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अपना MOT। कल मैं आप लोगों को MOT के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आने लगी होगी और अच्छा भी लगने लगा होगा पढ़ना, इनऑर्गेनिक अब पसंद आने लगी होगी। ठीक है, तो एंजॉय विद योर स्टडी।